हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉल साइंस बाय धर्मेंद्र। तो हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो दिसंबर का 2025 वाला अटैम्प्ट है हमारा यूजीसी नेट का, तो पॉलिटिकल साइंस में हम उसमें 2500 क्वेश्चन उस एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली बेसिस में एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो ताकि हम ये मेक श्योर कर सकें कि एग्ज़ाम से पहले हम 2500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत सारे सेट एग्ज़ाम या दूसरे एग्ज़ाम्स के पीवाईक्यूज़ हैं, या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डेली हम लोग 25 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करेंगे पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये असर्शन रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कह क्या रहे हैं, पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट या डिसआर्मामेंट को चूज़ किया एज अ मेन डिटरेंट फॉर हर फॉरेन पॉलिसी विच कॉज्ड ग्रेट लॉस इन वॉर्स विद चाइना एंड पाकिस्तान। तो इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट एंड डिसआर्मामेंट को चूज़ किया था अपनी एज अ फॉरेन पॉलिसी। ये तो ठीक बात है, लेकिन इसमें देखिए ये कह रहा है कि जिसने एक बड़ा लॉस कॉज किया चाइना एंड पाकिस्तान के साथ वॉर में, तो पाकिस्तान के साथ में तो हमें ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते। तो ये स्टेटमेंट सीधे ही गलत हो जाता है ना। सिंस यहाँ पे पाकिस्तान भी इंक्लूड है, तो हम चाइना से वॉर हारे हैं, पाकिस्तान से नहीं। तो इसलिए असर्शन तो हम गलत है। और हमें ऐसे पता है कि वैसे जब असर्शन गलत हो जाए तो हम सीधे आंसर में पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे जो रीज़न हमारा दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि नेहरू प्रोफेस्ड नॉन अलाइनमेंट टू कीप आउट ऑफ एंटेंगलिंग अलाइंसेस विद द एम टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड फाइट सोशल लेवल्स। हाँ, तो नेहरू जो थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। बेसिकली वहाँ पे रीज़न ये था कि उसी टाइम हम नए नए आज़ाद हुए थे। तो नेहरू का थॉट ये था कि यार, अगर हम अभी एक जगह की ग़ुलामी से निकले हैं और हम दोबारा से किसी अलाइंसेस को या किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लें, तो हमें जो नई नई इंडिपेंडेंस मिली है कहीं हमारी वो चली ना जाए। तो एट द सेम टाइम हम अपनी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं उन पे फोकस करना चाहते थे इंस्टेड ऑफ किसी ब्लॉक को ज्वाइन करना। तो रीज़न जो है वो एकदम 100% करेक्ट है यहाँ पे। सिंस असर्शन गलत है तो हम सीधे डी ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे, जो कि राइट आंसर है। ए इज़ फॉल एंड आर इज़ ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में। अब इन्होंने इसमें कहा है कि बेसिकली क्या क्या सही है, हमें वो देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं। तो एनएसजी जो है वो 48 नेशंस की बॉडी है जो रेगुलेट करती है ग्लोबल ट्रेड को सिविल न्यूक्लियर मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये एकदम सही है। एनएसजी जो है वो 48 नेशंस की एक बॉडी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इट इंश्योर्स द मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर टू एनी नेशन आर नॉट डाइवर्टेड टू डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, एनएसजी मेक श्योर करता है कि जो भी मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जा रही है किसी भी देश को इसके अंतर्गत, तो उसको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज़ ना किया जाए। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है, वन भी सही है। अब हम देख लेते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। ये कह रहा है कि इट आइसोलेटेड इंडिया फ्रॉम न्यूक्लियर ट्रेड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि इंडिया को आइसोलेट करता है न्यूक्लियर ट्रेड से पूरे वर्ल्ड के साथ। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि अगर जब तक आप उसको साइन नहीं करेंगे, जो ट्रीटीज़ हैं, इसकी जो कंडीशंस हैं, तो बेसिकली आप ये ट्रेड नहीं कर सकते ना, तो आप आइसोलेटेड ही रहेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब चौथा स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि 2010 में जब यूएस एंड इंडिया बायलैटरल सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो यूएस ने जो हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो हटा दिए थे। बट अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें, जो ये कह रहे हैं हमसे कि 2010 में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये 2010 में नहीं 2008 में साइन हुआ है। तो इस कारण ये जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाता है। तो हमारे 1, 2, 3 जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है
जिन्होंने इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट है वो अपने व्हीकल से लॉन्च किया था, जो आर्यभट्ट है ना हमारा, उसको। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने हमें हेल्प करी थी सैटेलाइट को लॉन्च करने में? तो हमें ये तो पता है कि इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था ये आर्यभट्ट, है ना, जो इंडिया में ही डेवलप हुआ है। एंड इसको जो लॉन्च किया है वो रशिया ने लॉन्च किया है। उस टाइम पे वो यूएसएसआर था। तो अभी यहाँ पे सिंस रशिया ऑप्शन है तो हम रशिया सी मार्क करेंगे। रशिया इज़ द राइट आंसर, है ना। इसके अलावा हम देखें अगर, तो रशिया ने हमें काफ़ी और चीज़ों में भी हेल्प करी है। हमारा काफ़ी एक लंबी हिस्ट्री रही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रशिया के साथ। एंड रशिया ने हमें इंडो चाइना वॉर के टाइम पे भी सपोर्ट किया है 1962 में, जब वो वॉर हुई थी। यूएसएसआर था उस टाइम पे, तो यूएसएसआर ने हमें तब भी सपोर्ट किया है। एंड इवन इंडिया पाक वॉर थी जो 1965 की, उसमें भी मीडिएटर बना था पीस को बनाए रखने के लिए, है ना, यूएसएसआर। तो चलो अब हम नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशंस दी हैं एंड उनसे रिलेटेड ईयर दिए हैं। तो हमें करना क्या है कि इन्हें मैच करना है बेसिकली, कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस ईयर से रिलेटेड है। तो देखो मैं इसके सामने लिख देता हूँ, है ना। तो आसियान जो है हमारी, वो बेसिकली 1967 में फॉर्म हुई है ना। तो इसका यहाँ हो गया। एससीओ जो है हमारी वो 2001 में फॉर्म हुई है। इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ। एंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको पूरा। एंड इंडिया एंड चाइना ने इसको बाद में ज्वाइन किया है ना, परमानेंट मेंबर एज ए 2016 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया है बाद में। एंड चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड तजाकिस्तान इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एंड उज्बेकिस्तान इस ग्रुप को बाद में ज्वाइन करता है। एंड उसके बाद भी हमारे जो पाकिस्तान एंड इंडिया है वो ज्वाइन करते हैं 2016 में। तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन देखें, हमारा जो ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स का मतलब यहाँ पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। तो ब्रिक्स हमारा जो है वो एसोसिएटेड है 2009 से, है ना। ब्रिक्स का जो पहला समिट है वो 2009 में हुआ है। एंड साउथ अफ्रीका जो है वो लास्ट मेंबर था ब्रिक्स का। एंड साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था ब्रिक्स को। अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है हमारी, वो 1981 में फॉर्म हुई है। तो अगर हम इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड। तो अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट बेसिकली सही है या नहीं है। तो हमें यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें 55 मेंबर्स हैं, जो कि एक सही स्टेटमेंट है। इंडिया अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, बिल्कुल गलत। इंडिया अफ्रीका में नहीं आता है तो अफ्रीकन यूनियन का मेंबर कैसे हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एक ऑप्शन पता लग जाए कि गलत है तो हम आंसर पे एलिमिनेशन के थ्रू भी पहुंच पाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या वो मेथड लग रहा है या नहीं लग रहा है, या फिर हमें आगे ऑप्शंस को पढ़ने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी सेकंड ऑप्शन है वो तो डेफिनेटली गलत होगा। तो ये नहीं हो सकता एंड ये नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये चीज़ पता लग रही है, देखो दोनों में थर्ड एंड फोर्थ तो सही दिया हुआ है ना, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि जब हमारा पहला सही हो गया है तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बट फिर भी हम स्टेटमेंट को एक बार देख ले लें। तो इंडिया ने एक्सटेंड किया $15 मिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट नाइगर को फॉर होस्टिंग AU समिट, सही स्टेटमेंट है ये। एंड चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि PM मोदी ने अनाउंस किए 10 प्रिंसिपल्स फॉर द इंगेजमेंट विद अफ्रीका बिफोर द युगांडन पार्लियामेंट, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो हमारा पहला, तीसरा एंड चौथा मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन से ईयर में इंडिया जो है वो WTO
WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन से ईयर में इंडिया इसका मेंबर बना? तो इंडिया WTO का जो मेंबर है बेसिकली स्टार्टिंग में ही बन गया था। WTO जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, WTO जो है इसको 1905 में फॉर्म किया गया है एंड इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था। जब इंडिया इसका वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है, स्टार्टिंग में ही मतलब इंडिया रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है 1995 ये राइट आंसर होगा। और WTO को अगर हम बात करें कि WTO किसको रिप्लेस करके आया है, तो हमारे पास एक गैट करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो 1946 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो जब ये रिप्लेस हुई तो उसके बाद हमारा WTO बेसिकली आया है। तो इंडिया सिंस क्या कहते हैं स्टार्टिंग से ही इसका मेंबर रहा है जब से ये फॉर्म हुई है, तो 1995 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अब। किसने क्रिटिसाइज़ किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये कह के कि लैंग्वेज एंड सब्सटेंस में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 1935 का जो एक्ट है हमारा उसकी कॉपी है? तो ये क्रिटिसिज्म हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, ये क्रिटिसिज्म बहुत बार हमने सुना है और काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। इवन जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना पढ़ते हैं तब भी हमने पढ़ा है, जब क्रिटिसिज्म में ये चीज़ आती है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपीड है बहुत जगहों से एंड स्पेशली 1935 एक्ट से, है ना। तो जो हमारे एन श्रीनिवासन हैं, इनका ये कहना है कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोथ इन लैंग्वेज एंड सब्सटेंस में काफ़ी क्लोज है एक्ट ऑफ 1935 जो है उसके, क्योंकि हमने काफ़ी अलग अलग जगहों से बहुत सारी चीज़ें कॉपी करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अगर हम देखें तो एक मेजर प्रोविज़न जो है हमारा 1935 के एक्ट से कॉपी हुआ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। एंड श्रीनिवासन ये कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैंग्वेज एंड सब्सटेंस में काफ़ी क्लोज कॉपी है एक्ट ऑफ 1935 की। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो प्रियम्बल में ऐड नहीं हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा? तो हमें ये पता होगा कि 1976 का जो हमारा ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको तो मैंने इस तरीके से याद किया है कि SSI, इसमें 3 चीज़ें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, है ना। तो SSI करके आप इसको याद कर सकते हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड हुए थे। तो ऑब्वियसली रिपब्लिक जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिपब्लिक ऐड नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी प्रीएम्बल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो गवर्नर है वो लिंचपिन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस ऑफ द स्टेट। अब ये चीज़ किसने कही है? अब देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में गवर्नर जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एंड गवर्नर कई बार अपनी चीज़ों को लेके हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करते रहते हैं, है ना, कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका एजेंट के जैसे काम करता है स्टेट में। तो ये जो लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस है, तो ये जो कहा है स्टेटमेंट, वो हमारा सरकारिया कमेटी जो है उनका स्टेटमेंट है ये। तो कभी भी ये अगर स्टेटमेंट आए कि गवर्नर इज़ द लिंचपिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एपरेटस ऑफ द स्टेट, तो ये कहा है हमारे सरकारिया कमीशन ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके प्रोविजन क्या क्या हैं। तो हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें सही हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। एकदम सही है, ये हमने हर जगह ही पढ़ा है कि
जो हमारी टोटल नंबर ऑफ़ मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। तो जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बेसिकली ये 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एग्जीट नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है यहाँ पे। अब हम ऑप्शन अपना सेकंड देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर। ये भी एकदम सही है, ये गवर्नर का ही काम है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। एग्जैक्टली बिल्कुल सही है ये। चौथा कह रहा है कि मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। ये भी सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन जो हैं आर्टिकल 164 के बारे में वो एकदम सही हैं। तो चारों ऑप्शन जो सही हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, क्रोनोलॉजी के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन है एंड उसके बाद कौन है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँगा मैं। तो सुकुमार सेन जो हैं हमारे वो सबसे पहले आएंगे इसमें। ये 1950 से 1958 तक हमारे रहे हैं। उसके बाद हमारे जो TN सहशान हैं वो आएंगे एंड ये हमारे 1990 से 96 तक रहे हैं। उसके बाद हमारे जो हैं TS कृष्णमूर्ति वो आएंगे एंड ये हमारे 2004 से 2005 के बीच में रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे आ जाएंगे SY कुरैशी जो हमारे 2010 से 12 के बीच में रहे हैं। तो अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के लिए। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं एंड देन देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इसने 12वां शेड्यूल ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में दैट कंटेन्स 28 फंक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज़। अब देखिए यहाँ पे एक बात तो ये है कि ठीक है इस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ने क्या करा था, हमारा 9th A पार्ट को ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। एंड 12वां शेड्यूल भी इसने करा है ना। तो 12वां शेड्यूल भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है तो ये भी सही है। लेकिन इसमें यहाँ कहा गया है कि 22 फंक्शंस हैं उसमें, जबकि उसमें अगर हम एक्चुअली देखेंगे तो 22 फंक्शंस नहीं हैं, उसमें 18 फंक्शंस हैं, है ना। 22 की जगह 18 फंक्शंस हैं उसमें। तो पहला स्टेटमेंट से हमारा डेफिनेटली गलत हो जाएगा। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा कह रहा है कि ये एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को बाय ब्रिंगिंग दैम अंडर द परव्यू ऑफ द जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है जो हमारा जस्टिशिएबल पार्ट उसके अंदर लाके। ऑप्शन नंबर सी हमारा है, इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। ये 3 टाइप की म्यूनिसिपैलिटीज़ देता है हमें स्टेट में, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड कॉरपोरेशन। एकदम ठीक है ये स्टेटमेंट भी। इसके बाद हम देखें तो वो थर्ड हमारा जो 4th स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो सारे मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए बाय द म्यूनिसिपल एरिया। ऑब्वियसली लोकल गवर्नेंस अगर हमारी डेमोक्रेसी लोकल लेवल पे है तो लोगों के द्वारा ही तो लोग चुने जाएंगे ना। तो डी ऑप्शन भी हमारा सही है। तो हमारा यहाँ पे B, C एंड D। तो B, C, D कहाँ पे ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, ये माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड है। ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि माइनॉरिटी राइट्स का जो डे होता है वो किस दिन मनाया जाता है। तो आजकल हमने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं कि डे से रिलेटेड ये डेज़ कब मनाए जाते हैं। तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि माइनॉरिटी राइट्स किस दिन मनाया जा रहा है, और हमारे पास कमीशंस भी हैं ना डिफरेंट माइनॉरिटी राइट्स के लिए, तो उस एंगल से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसका सही आंसर है 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे है जो हम बनाते हैं, है ना। तो 18 दिसंबर जो है वो हमारा माइनॉरिटी राइट्स डे है, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो हमारे पास कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ हैं? मुस्लिम्स हमारे पास हैं, क्रिश्चियंस हैं, दूसरा हमारे पास सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं हमारे पास, और हमारे पास पारसी हैं, और उसके बाद हमारे पास अब जैन्स भी हैं। इनको हमने कब ऐड किया है? 2014 में इनको ऐड किया गया है ना। तो अब हमारे पास इतनी माइनॉरिटीज़ हैं टोटल। एंड माइनॉरिटी राइट डे की अगर बात करेंगे तो वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर से असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है एंड देखते हैं कि असर्शन क्या कह रहा है। असर्शन में कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो केवल एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव मतलब कि नाम का, रियल पावर गवर्नर के पास नहीं होगी, क्योंकि दो तरीके के एग्जीक्यूटिव हो मतलब पावर वो लोग होते हैं, एक होते हैं नॉमिनल, एक होती है रियल पावर, है ना। तो रियल पावर किसके पास होगी? चीफ मिनिस्टर, है ना, एंड उनके जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनके पास। तो गवर्नर जो है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। तो असर्शन तो 100% राइट है हमारा, ठीक है, असर्शन हमारा राइट है। ये हमारा अब जो रीज़न है वो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द गवर्नर विद डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, एकदम 100% करेक्ट आंसर है, मतलब रीज़न है ये भी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नर को देता है डिस्क्रिशनरी पावर, एंड काफ़ी सारी डिस्क्रिशनरी पावर हैं गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम अब इनको रीज़न को असर्शन से मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट हैं तो सही, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन ये रीज़न जो है ना ये असर्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है इसलिए वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो वो है वो ये होगा कि दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चीफ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं एंड वो अलग अलग बॉडी से रिलेटेड हैं, तो हम वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि कौन से दो स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। तो चलो हम सबसे पहले पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2006 में। तो अब यहाँ पे हमें एक चीज़ नोटिस होगी कि 2006 में नहीं, वो 2005 में नोटिस हुआ है, मतलब इस्टेब्लिश हुआ है। तो पहला तो हमारा गलत हो जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। अब हम उस हिसाब से भी देखें तो ये दो तो हमारे हो नहीं सकते हैं ना, क्योंकि इनमें पहला ऑप्शन है। अब फिर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो वो कह रहा है कि जो हमारा CVC है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी। तो ये एकदम सही है स्टेटमेंट, उसको इस्टेब्लिश किया गया है इन्हीं की रिकमेंडेशन पे। और हम अगर तीसरा ऑप्शन देखें तो वो कह रहे हैं कि चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मस्ट बी द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा वो। देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर इसी का चेयरमैन बन जाएगा तो फिर वो अपनी ड्यूटीज़ का क्या करेगा, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ इन्होंने दिया हुआ है ना कि एक्टिंग चीफ जस्टिस होना चाहिए, तो ये हमारा की स्टेटमेंट, मतलब की पॉइंट है जो गलत कर रहा है स्टेटमेंट को। तो ये भी नहीं होगा, दो हमारे गलत हो गए। तो हम ऑप्शन आंसर पे पहुंच गए हैं, बट फिर भी हम देख रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भी नहीं, क्योंकि हमारे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ना होके स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हमें बुक्स एंड ऑथर्स दिए हुए हैं अलग अलग, तो अब हम इनको मैच करेंगे कि कौन सा ऑथर किस बुक से रिलेटेड है।
तो द माइंड एंड सोसाइटी जो है उससे रिलेटेड कौन है हमारा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इसके सामने में लिख ले रहे हैं ताकि हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। इधर पे हम कोने में जो भी ऑथर्स हैं उनके नाम लिख लेंगे। तो हम वन बाय वन देखते हैं। तो द माइंड एंड सोसाइटी जो हमारी बुक है उसके ऑथर हैं हमारे परेटो ने ये किताब लिखी है। उसके बाद हमारा द रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास को हमारा लिखा है मॉस्का। एंड हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी बुक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी जो लिखी है वो रॉबर्ट मिशेल ने लिखी है। फिर हमारा जो द पावर एलीट है वो हमारी जो बुक लिखी है वो C.W. मिल्स ने लिखी है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग मैच करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, किसने विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ विमेन लिखा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। सबको पता है कि जो हमारे में एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं मैरी वोllstonecraft, उन्होंने ये विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ विमेन लिखा है। एंड वो विमेन राइट्स की बात करती हैं। वो ये बात करती हैं कि किस तरीके से विमेंस जो हैं ना केवल उन्हें वोटिंग से रोका गया है बल्कि उन्हें एजुकेशन से भी रोका गया है। एंड किस तरीके से उनको लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं बहुत चीज़ों के, जैसे उन्हें प्रॉपर्टीज़ के लीगल राइट नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों की बात वो अपनी बुक में करती हैं। बुक का नाम है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये कई बार इसका ईयर भी पूछ लेते हैं, तो 1792 इसका ईयर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है हमारा नेचुरल एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी का, जिसके बेसिस में हमारी फेमिनिस्ट जो हैं वो अंतर करती हैं सेक्स एंड जेंडर के बीच में, तो ये किसने दिया है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी जो है बेसिकली रूसो से रिलेटेड है, जिसमें वो बात करते हैं कि दो तरीके की इनइक्वालिटी होती हैं। एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है हमारी कन्वेंशनल। तो नेचुरल इनइक्वालिटी आपका जैसे बोले कि एज से रिलेटेड हो गई, आपकी ब्यूटी से रिलेटेड हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गई, या इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ आपकी हो गई, है ना। वहीं पे कन्वेंशनल इनइक्वालिटी जो होती हैं वो हमारी पावर से रिलेटेड हो सकती हैं, है ना, हमारी वेल्थ से रिलेटेड हो सकती हैं, हमारी प्रेस्टीज से रिलेटेड हो सकती हैं, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने सेक्स एंड जेंडर के बीच में बेसिकली डिफरेंस बताया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूसो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, इसमें कहा गया है कि जो एक बुक दी है हमें, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, और हमसे पूछा है कि इसके जो थिंकर, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, इस बुक को किसने लिखा है। तो ये काफ़ी कॉमन बुक है जो यूजुअली बहुत एग्ज़ाम्स में आती है, तो इसको याद रखना। शुम्टर जो हैं, जे शुम्टर जो हैं हमारे, उन्होंने लिखा है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी को, एंड इसका ईयर है 1942। 1942 में उन्होंने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से हमें करना क्या है कि चीज़ों को मैच करना है। हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मटेरियलिज्म दिया है एक जगह पे, और एक जगह पे हमें नेचर दिया हुआ है, तो हमें इनको मैच करना है बेसिकली। तो अगर हम देखें कि जो हमारे स्लाइड 1 है एंड स्लाइड 2 है, उसमें जैसे क्या क्या चीज़ें अलग अलग हमें दी हुई हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है जैसे एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन, एंड फिर हमें दिया है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो अब इसके बारे में हमें बताना है कि ये किससे एसोसिएटेड है।
तो एंशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो लैंडलॉर्ड से एसोसिएटेड है ना। उसके बाद हमारा जो है वो फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो फ्यूडल से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे ना ए होना चाहिए, ABCD। और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा वो हमारा बुर्जुआ से रिलेटेड है। एंड कम्युनिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा प्रोलेटेरिएट से रिलेटेड है। इस तरीके से अगर हम इसको मिला लेंगे तो देखेंगे हम कि ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 अगर हम देखें तो उसमें कह रहे हैं कि लिबरल फेमिनिज़म जो है वो कब से स्टार्ट हुआ। तो लिबरल फेमिनिज़म जो है अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म था हमारा, तो लिबरल फेमिनिज़म की शुरुआत हमारी फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म से स्टार्ट होती है। एंड जो हमारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है वो नॉर्मली 19th सेंचुरी में या फिर अर्ली 20th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। तो यहीं से हमारा फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म से लिबरल फेमिनिज़म की शुरुआत होती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब, तो उसमें पूछ रहे हैं कि जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं इसमें से कौन जो है वो नियो मार्क्सिस्ट हैं। तो यहाँ अगर हम इन ऑप्शंस में देखें जो भी हमें यहाँ पे दिए गए हैं, नियो मार्क्सिस्ट अगर हम देखें तो हमें हर्बर्ट मार्क्यूस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और हमें पता है कि इनके जो काम है वो मार्क्सिज्म में इन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है और ये एक जर्मन अमेरिकन फ़िलासफ़र रहे हैं। और मार्क्यूस को ना आपने एक और चीज़ से पढ़ा होगा, कभी भी एसोसिएट करा होगा, फ्रैंकफर्ट स्कूल आपने सुना होगा ना, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी जो है उससे रिलेटेड है हमारे हर्बर्ट मार्क्यूस जो हैं, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्ट मार्क्यूस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद 23 अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं लिबरलिज्म के बारे में, और ये हमसे पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू, मतलब कौन से स्टेटमेंट सही नहीं हैं, हमें वो बताने हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि गलत स्टेटमेंट बताने हैं बेसिकली हमें, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो कभी भी ना जब ये नॉट ट्रू ये सब आता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा अटेंशन दिया करो क्वेश्चन में, क्योंकि गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिबरलिज्म के स्टेटमेंट्स हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है लिबरलिज्म के बारे में। तो हम स्टेटमेंट एक एक करके पढ़ते हैं एंड फिर देखते हैं। इन द 19th सेंचुरी में लीडिंग आइडियोलॉजी अपोनेंट जो था क्लासिक लिबरलिज्म का वो कंजर्वेटिज्म था। बिल्कुल सही है। उस टाइम पे जो लिबरलिज्म का अपोनेंट था वो कंजर्वेटिज्म था। बट उसके बाद हमें यहाँ ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि लिबरलिज्म जब सर्वाइव कर लेता है तो उसके बाद उसको नए राइवल्स मिलते हैं, जैसे फासिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया। लेकिन हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम अपने आप में सही है। दूसरा जो है द मेन वैल्यूज़ ऑफ लिबरलिज्म, जो लिबरलिज्म की मेन वैल्यूज़ है वो इंडिविजुअलिज्म है, सही, रैशनलिज्म है, सही, फ्रीडम, जस्टिस एंड टॉलरेशन है, एकदम 100% सही कह रहे हैं। हमें पता है कि लिबरलिज्म की ये सारी वैल्यूज़ हैं। तीसरा कह रहा है कि लार्जेस्ट फेयर कैपिटलिज्म जो है वो रिजेक्ट किया था न्यू लिबरल्स ने। ये एकदम सही बात है कि लार्जेस्ट फेयर कैपिटलिज्म जो है ये न्यू लिबरल्स ने इसको क्या करा था, रिजेक्ट कर दिया था। एंड क्योंकि जो ये क्लासिकल लिबरल्स थे ना, इनका आइडिया जो था बेसिकली वो फॉल्टी पाया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले टाइम पे। तो इस चक्कर में ये इन लोगों ने जो हमारे न्यू लिबरल्स हैं इन्होंने जो है लार्जेस्ट फेयर कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो रिजेक्ट कर दिया था, है ना। और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, लिबरलिज्म गिव्स प्रायोरिटी टू द राइट ओवर द गुड। बिल्कुल सही बात है, लिबरलिज्म जो है वो प्रायोरिटी देता है राइट को ओवर द गुड। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि चारों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, इसमें यहाँ कहा था नॉट ट्रू, मतलब हमें गलत स्टेटमेंट बताना था जो रॉन्ग स्टेटमेंट है लिबरलिज्म के बारे में। तो रॉन्ग स्टेटमेंट तो है नहीं कोई भी, सारे सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में देखो नन ऑफ द अबव दिया हुआ है, तो नन ऑफ द अबव हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं
बार्कर की थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में। तो अब देखते हैं कि वो स्टेटमेंट में क्या क्या कह रहे हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है हमारा, इसमें भी हमें बेसिकली करना क्या है इस क्वेश्चन में कि करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो हम पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो लिखा है कि अपनी थ्योरी ऑफ राइट्स में बार्कर का एक क्लियर बायस था आइडियलिज्म की तरफ, मतलब वो थोड़े से टिल्टेड थे आइडियलिज्म की तरफ। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है एकदम। हम देखेंगे कि जो बार्कर की थ्योरी ऑफ राइट्स है एंड हमारी जो लास्की है ना, लास्की का भी हमने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ राइट्स, तो उनमें ना काफ़ी सिमिलैरिटी है ना। लास्की की जो हमारी थ्योरी ऑफ राइट एंड बार्कर की थ्योरी ऑफ राइट है उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। रीज़न ये भी है कि दोनों ही हमारे लिबरल फिलोसोफर हैं, लेकिन हाँ, बार्कर की जो थ्योरी ऑफ राइट है वो ऑब्वियसली बायस है आइडियलिज्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा एकदम सही है। अब हम दूसरा ऑप्शन अपना देखते हैं कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ एवरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द स्टेट इज़ टू सी दैट द पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल गेट्स एम्पल स्कोप फॉर डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है ये। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि हर किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्टेट होता है, उसका ये पर्पस है कि वो ये देखे कि इंडिविजुअल को अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काफ़ी मौका मिले, है ना, एक अच्छा खासा स्कोप मिले। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में एकदम सही है। अब अगर हम देखें थर्ड स्टेटमेंट को, तो वो कह रहा है कि इट हैज़ एडमिटेड दैट इन बुर्जुआ सोसाइटी अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज मेड टू एक्सपेंड द नंबर ऑफ राइट्स, इन रियलिटी दिस इज़ डन। ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है एंड इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है अभी हम इसको गलत कर लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि इट हैज़ एडमिटेड दैट इन बुर्जुआ की सोसाइटी में बेसिकली हमेशा अटैम्प्ट करे जाते हैं, अटैम्प्ट्स ऑफ मतलब हम नंबर ऑफ राइट्स को एक्सपैंड करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे अपना, अगर जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द स्टेट राइट्स एंड द इंडिविजुअल ऑल हैव अ पर्पस। स्टेट राइट्स एंड इंडिविजुअल सबका एक पर्पस होता है, ठीक है। द पर्पस ऑफ द फॉर्मर इज़ टू हेल्प, मतलब फॉर्मर कौन है यहाँ पे, स्टेट है। इसका पर्पस है टू हेल्प द इंडिविजुअल इन द अटेनमेंट ऑफ हिज पर्पस। तो अब स्टेट का क्या बेसिकली पर्पस हो जाएगा कि वो इंडिविजुअल की हेल्प करे इन पर्पस को पाने के लिए, ठीक है। ये भी हमारा ठीक है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट जो है वो बार्कर की थ्योरी ऑफ राइट्स के बारे में सही है। 1, 2, 4 हमारा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कहेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम देखना है कि हमें प्रिंसिपल ऑफ राइट दिए हैं, उनके सपोर्टर दिए हैं, और हमें मैच करना है कि कौन सा प्रिंसिपल किस सपोर्टर से मिलता है ना। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि जो हमारा थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स है उससे वो किससे रिलेटेड है, यहाँ लिख लेते हैं इसको कोने में। थ्योरी ऑफ लीगल राइट जो है हमारा वो ऑस्टिन से रिलेटेड है। अच्छा, हम इसको मैच कर लेते हैं सीधे यहाँ पे। थ्योरी ऑफ लीगल राइट जो है हमारा वो ऑस्टिन से रिलेटेड है। दूसरा जो है हमारा हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स जो है वो एडमंड बर्ग से रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे कि आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स जो है हमारी वो हमारी है हीगल से रिलेटेड। एंड फिर हमारा जो है सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स जो है हमारी वो हमारी हो जाएगी बेंथम से रिलेटेड। तो अगर हम इस तरीके से यहाँ पे देखें तो हमको जो ऑप्शन मिल रहा है, अच्छा ये इट शुड बी ए, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे जो ए है हमारा ये सी की जगह, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ ये गलत है, तो इसको हम कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए। तो अभी हमारे टोटल जो हैं वो
25 क्वेश्चंस हो चुके हैं। टारगेट ये है कि जो दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम है उससे पहले हम 2500 क्वेश्चंस को कर लें। इसके अलावा हम साथ साथ में टॉपिक वाइज PYQs भी कर रहे हैं। टॉपिक वाइज PYQs हमारे साथ साथ में चलेंगे, तो ताकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी एंड हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को थ्योरेटिकल उनकी भी हम थ्योरेटिकल क्लासेस भी लेंगे, है ना। तो ताकि हम थ्योरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मिस ना करें। बट इस सीरीज़ में हम लोग 2500 क्वेश्चंस टोटल करने वाले हैं दिसंबर के अटैम्प्ट से पहले, और डेली जो है हम वो एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे इसी तरीके से, है ना। तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं एंड इसी तरीके से डेली हम लोग 25-25 क्वेश्चन रोल सॉल्व करेंगे, ताकि हम अपने दिसंबर वाले अटैम्प्ट से पहले अपने जो है 2500 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट है वो पूरा कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।